ये मीटिंग ओवरऑल एक जनरलाइज मीटिंग है जैसे यूट्यूब पे भैया दीदी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी वही करने वाले हैं, क्या कि 5.5 मंथ, सिर्फ 5.5 मंथ बचे हुए हैं, ठीक। अब सारा गेम इसी में आया हुआ है। पहले तो ये रियलाइज कीजिए कि कितना जल्दी समय बीत गया, कितना जल्दी समय बीत गया, ये रियलाइज करिए। आप में से कितने लोग कितने महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जरा एक बार चैट में हाजिरी लगाइएगा। कोई 7 महीने, कोई 8 महीने, कोई 5 महीने, कोई 6 महीने, कोई 2, कोई 1, बहुत बढ़िया, ठीक। तो ओवरऑल आप कभी से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आ चुके हो, 5 महीने बचे हैं आपके पास, सिर्फ 5 महीने, ठीक है। अब इस 5 महीने में से 2 महीने माइनस 90 डेज, 90 डेज हो गए, सही ना, बताते चलना। अब ये 2 महीना किसके लिए है, रिवीजन, ठीक है। अच्छा, रिवीजन के लिए और टाइम मिलेगा, लेकिन हम लोग आइडल मान के चल रहे हैं कि चलो 2 महीना रिवीजन, ठीक। तो 60 डेज हमारा गया, 90 दिन बचा। अभी रुको, अभी और माइनस करने दो, क्यों डर रहे हो। कितना माइनस करेंगे, पर मंथ 4 दिन, मतलब 4 संडे। तो हम लोग मोटी मोटा 3 महीना ले रहे हैं, 12 दिन, 72, 82, 78। बोलो मैथ किसकी सही है भाई, 72, 78, 82। ठीक। हाँ, अब दिल की धड़कनें बढ़ी हैं, बाप रे, सिर्फ 78 डेज, और जेन्युइनली 78 डेज किसके लिए, किसके लिए 78 डेज, फॉर सिलेबस, फॉर सिलेबस, घबराइए मत, ठीक है। अच्छा, अब 78 डेज में ताबड़तोड़ पढ़ाई होगी कैसे, क्या लग रहा है कि सभी नीट एस्पिरेंट के लिए 78 डेज है। अभी मैं इसको जादू से बढ़ाऊंगा, जादू से घटाऊंगा, नहीं। अब यहां पे आपकी चॉइस, आपकी प्रायोरिटीज बहुत मैटर करती है। 78 डेज हैं आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम, मतलब कैसा भी बच्चा हो कम से कम 2 महीने पहले, और कुछ बच्चों के लिए, कुछ एक्सेप्शनल बच्चों के लिए मान लो 1 महीना रिवीजन के लिए चाहिए। अदरवाइज एक एवरेज नीट एस्पिरेंट्स की बात करूं तो 2 महीना तो कम से कम चाहिए रिवीजन के लिए। तो 78 डेज है आपके पास सिलेबस के लिए, क्योंकि संडे मैंने माइनस कर दिया है, ठीक। अब इस 78 डेज में अगर आपको जेन्युइनली चाहिए कि आप नीट की प्रिपरेशन करें, तो आप देखिएगा 78 डेज किसी के लिए कम और किसी के लिए ज्यादा कैसे होगा। 78 डेज डेली 5 घंटा, डेली 5 घंटा, जरा कैलकुलेशन करते जाना, ठीक। मेरी कैलकुलेशन सही नहीं है, कितना आया, कितना आया, 390, ठीक। कितना घंटा, कैलकुलेशन करते जाओ, हम बता रहे हैं कि तुम्हारे पास टाइम कितना है। ये मैक्सिमम है मेरे पास, 936 आया 12 का, ठीक। इसके बाद आया 1092 14 घंटे का, इसके बाद 117। तो अब देखो, अब तुम्हारे पास पता है तुम्हारे पास कितना घंटा है, अब डिसाइड करो। ये 78 डेज मत देखो बेटा, ये डेज तुम्हें डरा भी सकता है और तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेट भी कर सकता है कि अरे बाप रे मेरे पास बहुत घंटे हैं, बहुत दिन है, नहीं। ये डिसाइड करेगा, जितना घंटा दोगे जीवन का उतना घंटा दूर होगा, ठीक है। ये जो है ना 5 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, ये डिसाइड करेगा कि तुम कितने घंटे और कितनी मेहनत करने वाले हो 78 डेज में। और एक आइडल नीट प्रिपरेशन के लिए 2000 घंटे चाहिए होते हैं।
एक ओवरऑल नीट प्रिपरेशन के लिए जो एक एवरेज बताया जाए तो आपको सिर्फ 2000 घंटे चाहिए होते हैं। तो टाइम तो कम नहीं है, टाइम कहीं से कम नहीं है। अगर आपका सिलेबस बहुत पीछे है तो आपके पास इस ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब और अगर आपका सिलेबस और भी पीछे है तो इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। सब अच्छे से हो जाएगा सब। एक चीज़ बता दूं, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इन 78 डेज से 5 महीने से डर जाओ, एकदम पैनिक मोड डर जाओ, एकदम पगला जाओ, या तो पेशेंस रखो। क्यों? क्योंकि बहुत ही जेन्युइन फीलिंग के साथ और बहुत ईमानदारी फीलिंग के साथ बता रहा हूँ, 5 महीने काफ़ी होते हैं जिस स्टेज पे आप सब हैं, ठीक है। जिस स्टेज पे आप सब हैं, अगर कोई अभी सोच रहा है कैन आई क्रैक नीट नाउ, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इस मेंटरशिप के लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी बैठ के मेरे साथ कुछ कर चुके हैं, ठीक, और बहुत लोग तो बहुत कुछ कर चुके हैं। तो ये चीज़ तो बहुत जेन्युइन है, आपके पास टाइम काफ़ी है। अब इस टाइम का जो सही इंतजाम सही यूज़ है वो आप नहीं कर रहे हो, उस पर आज मुझे बात करनी है, ठीक। तो हमारे पास इतना टाइम हो गया। अब सबसे बड़ी बात जो आप लोग का मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये टाइम जो है ना वो कुछ मैटर नहीं करता, ये दिन जो है वो कुछ मैटर नहीं करते, आप कहाँ एग्जिस्ट हैं, किस नंबर पे हैं वो भी मैटर नहीं करता। मैटर ये पहले करता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं और कितने ऑनेस्ट हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ऑनेस्टी। अब मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप में इस मेंटरशिप में बहुत कम ही लोग हैं जो ऑनेस्ट हैं 100%। कोई स्टडी आवर को लेके झूठ बोल रहा है, ठीक, जैसे कि चलो यार सर को 14 घंटे दिखाने हैं तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस को देख के, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके डिसऑनेस्ट है, क्यों? अरे सर को 100 क्वेश्चन चाहिए, इजी वाले कर लेते हैं, ठीक। या फिर चलो ना ऐसे नोट्स वाले देख देख के कर लेते हैं, या देख देख के कर दिया, सॉल्विंग कॉपी बना दी, भेज दिया। कोई स्कोर को लेके डिसऑनेस्ट है कि अरे यार मेरे को तो मेंटर्स की नज़र में अच्छा दिखना है, मैंने पैसा तो इम्प्रेस करने के लिए दिया है, मैंने पैसा तो मेंटरशिप में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दिया है, इंप्रूव करने के लिए थोड़ी दिया है, इम्प्रेस करने के लिए दिया है। तो चलो स्कोर में झूठा झोल कर देते हैं, ठीक। और कोई पढ़ तो रहा है, सब कुछ ऑनेस्ट से कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो बहुत ऑनेस्ट है, ना वो झूठा स्टॉपर्स देता है, ना वो झूठा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, ना वो झूठा सॉल्विंग कॉपी देता है, ना वो झूठा टारगेट अपडेट करता है। बट वो ऑनेस्ट कहाँ पे नहीं है? पहला अपनी आदतों को लेकर इतनी सी प्रॉब्लम आ रही है जिंदगी में और उसको इतना बड़ा बना दे रहा है। सर आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी, सर आज इतने ही घंटे पढ़ाई हो पाई, सर आज तो ऐसा हो गया। तो या तो राई का पहाड़ बना लो या तो पहाड़ का रुई बना लो, हाथ में तुम्हारे हैं। तो कुछ लोग अपनी आदतों को लेके ही ऑनेस्ट नहीं है कि एक्चुअल में पूरे दिन भर में उनके पास सच में पढ़ाई के लिए कितना टाइम निकल जाता है, ठीक है। हम सब की भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे काम आते हैं, लेकिन हम लोग को ईमानदारी है कि नहीं यार मेरे पास इतना वक्त बच रहा है, उसमें मैं काम करूंगा, उसमें मैं काम करूंगा। जैसे आज का एग्जांपल दूं तो आज हम लोग मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक पूरा के पूरा थोड़ा सा सफाई में बिजी थे। क्यों? क्योंकि दिवाली की छुट्टियों के बाद चीज़ें ढंग से सफाई हुई नहीं थी, सारे बच्चों की लाइब्रेरी ऐसे पड़े हुए थे, ऑलमोस्ट पूरा ही सेंटर साफ हुआ है, ठीक है। पूरा आफ्टरनून तक मेरे पास ऑप्शन था कि मैं सो जाऊं, मैं आराम कर लूं, लेकिन आज का दिन मेरे लिए सबसे हेक्टिक था। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप लोग का टेस्ट के बाद मीटिंग के बाद आपके मैसेज के बाद टारगेट के बाद कॉल, कल भी खत्म नहीं होगा। यह ऑनेस्टी होती है कि मुझे पता है कि मेरे दिन में कितना टाइम बचा है और उसमें मैं आराम नहीं करने वाला, मैं काम करने वाला हूं। ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर वो ऑनेस्टी नहीं है तो फिर मजा खराब, ठीक। कुछ लोग की ऑनेस्टी उनके पढ़ाई में नहीं है, जैसे कि लेक्चर्स देख लिया, ठीक है। लेक्चर्स क्यों देखा है? टारगेट कंप्लीट करने के लिए। वेयर इज योर अंडरस्टैंडिंग? क्या आप लेक्चर में फोकस थे? क्या आपने लेक्चर को समझा या सिर्फ रटा? फर्क है, रटने और समझने में फर्क है। एक बच्चा जो 12-14 घंटे कंसिस्टेंट होकर मेहनत कर रहा है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, नंबर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपनी बेसिक जो पढ़ाई है, जिसको लेक्चर्स कहते हैं, जिसको नोट्स बनाना कहते हैं, उसमें फोकस नहीं है, उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। जैसे अभी जस्ट आपके मीटिंग से पहले एक हमारा टेस्ट डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। उसकी छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है। जैसे बच्चे को एक कंफ्यूजन थी कि उसका मेमोराइजेशन मिस्टेक होता है, लेकिन एक्चुअल में वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक था।
बच्चे को क्यों लग रहा था मेमोराइजेशन मिस्टेक था? क्यों? क्योंकि बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, वो फॉर्मूला को ढंग से अप्लाई नहीं कर पा रहा था, जबकि वो फॉर्मूला को कैसे आया वही नहीं पता उसको। ठीक, उसकी तो छोटी सी प्रॉब्लम है, आप में से तो बहुतों की बहुत प्रॉब्लम होगी कि जो चीज पढ़ा दिया ना टीचर, वो बस पढ़ा दिया, उसको आपने उतार लिया, उसको आपने दिमाग में डाल दिया, आपने सोचा कि मेरा लेक्चर हो गया, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेरा नोट्स बन गया। वो क्यों और कहां से आया पता ही नहीं है, वो क्यों और कहां से आया वो पता ही नहीं है। जितने भी बच्चे अपना मेहनत बढ़िया कर रहे हो ना, स्टिल आपके फिजिक्स एंड फिजिकल में नंबर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे कॉन्सेप्ट को एक दूसरे चैप्टर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कि ये चीज जो आई है इससे बाकी चीजें कैसे कनेक्टिंग हैं, या इसको हम कैसे बाकी चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे एक फॉर्मूले से बाकी और फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं। उन मैम का एक बड़ा अच्छा सा बात था उस टेस्ट डिस्कशन में कि फिजिक्स में पूरे फिजिक्स में 200 फॉर्मूले हैं, क्या 200 फॉर्मूले याद हो पाएंगे? नहीं याद होंगे। मुझे लग रहा है सब याद हो जाएगा, बहुत बहुत माइनर मिस्टेक करोगे, इतना खिचड़ी पक जाएगा ना, एक जैसे 1000 फॉर्मूले आ जाएंगे, एक जैसे पता नहीं कितने फॉर्मूले मिलेंगे तुमको। डेरिवेशन आना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को कहते हैं। ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का एक ही डेफिनेशन है कि आप जो पढ़े हैं वो क्यों और कहां से और कैसे। अब सोचोगे कि सर इसको करने के लिए तो हमें मतलब पूरा एकदम घुसना पड़ेगा, नहीं, थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने एक और अच्छा बात था कि आप लोग जैसे टेस्ट दियो, टेस्ट देने पर जो सॉल्यूशन मिलता है उसी सॉल्यूशन से अपना अपना पूरा बना लिया उसकी कॉपी। हाँ यही है, बस यही है। वो सॉल्यूशन कैसे हुआ, उसमें जो चीजें आई, कोई फॉर्मूला लगा या कोई फॉर्मूला अलग तरीके से कैसे डिराइव हुआ, उसका अप्रोच कैसे किया, वो डाउट आपने क्लियर नहीं किया। ये बहुत डीप लेवल बातें हैं उनके लिए जिनका सब मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं आता, ये उनके लिए। जो अभी एवरेज पे है उनको रखना ही है। ठीक है, तो ये भी ऑनेस्टी है, ये भी ऑनेस्टी है खुद को सही तरीके से एनालाइज करना, क्या सच में मेरी सिर्फ मेमोराइजेशन मिस्टेक है, क्या सच में मैं जो मेहनत कर रहा हूं प्रॉपर कर रहा हूं, या सिर्फ टारगेट कंप्लीट करने के लिए मेहनत कर रहा हूं, या सच में जो मैं आज पढ़ा हूं या जो मैं डेली पढ़ रहा हूं उसको मैं सीख रहा हूं। इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए मुझसे, और ईमानदारी कितनी होनी चाहिए मैं क्या बताऊं। आई नो कि आप में से बहुत से लोग ईमानदार नहीं है, ठीक है, करते हैं फिर भी याद नहीं रहता टेस्ट में, उसके लिए अलग प्रोसेस है। ठीक है, बट ओवरऑल अगर हम आपको बताएं तो आप में से बहुत से लोग मेंटल में ईमानदार नहीं है। ये जो लास्ट में 2 लिस्ट में इसको छोड़ दीजिए, ये तो बेसिक चीज है। इसके बाद जो स्टॉप वॉच में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में, टेस्ट स्कोर में मैं आपको बता दे रहा हूं, 5 महीने बचा है। या तो आप हमें इंप्रेस कर लो, या तो आप हमसे इंप्रूव कर लो। ठीक, या तो आप अपनी झूठी मेहनत दिखा दो, झूठी कंसिस्टेंसी दिखा दो, झूठी स्टडी आवर दिखा दो, झूठी सब दिखा दो, हमारा उससे कोई लॉस नहीं है। अगले साल फिर से मेंटल से आपके ऊपर रहेगी, फीस बढ़ी रहेगी। ठीक है, हमारा ये काम हम करते रहेंगे, आप सोचो आप क्या करोगे। इसलिए ना 100 नंबर हो अपने ईमान का होना चाहिए, नहीं तो 600 नंबर की कोई मदद करनी है। मैं वही बोला अपने जीवन में पैसे के लिए करता हूं, 10 रुपए भी लो ईमानदारी से, ईमान से, सच बोल के, झूठा काम नहीं, ना खुद से झूठ बोलो ना किसी और से। क्यों? क्योंकि झूठ बोला तो कब खा जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। कभी कभी टाइम लग जाता है, कभी कभी मत बोलिए गला कट जाए, गला कट जाए डिसऑनेस्ट हो। लेकिन अपने काम में तुम्हारा पढ़ाई है, मेरा ये काम है, अगर इसमें ईमानदार नहीं रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि झूठ का काम बहुत कम दिन तक चलता है, झूठ का काम बहुत कम दिन तक चलता है, ये बात दिमाग में डाल देना। चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, तुम बस अपने आप को एक झूठा दिलासा दे रहे हो। और एक डिसऑनेस्टी क्या है, 12-15 घंटा पढ़े हैं लेकिन काम कितने घंटे का किए हैं? 6-7 घंटे का। कभी ये चेक किया हो कि जो स्टॉपवॉच में टाइम आया है, जो 12-15 घंटे आए हैं, क्या सच में जितना मैंने काम किया है 12-15 घंटे में वो 12-15 घंटे की करने लायक ही था? कभी एसएम से पूछा है, कभी जीएम से पूछा है कि मैम आज मैंने इतना इतना काम किया, मैंने टारगेट में अपडेट कर दिया, क्या जेन्युइनली मुझे इतना घंटा लगना चाहिए था इस काम में? उनसे नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछिए। क्यों? क्योंकि हमारे ऑफलाइन पे भी है जो 12 से 14 घंटा पढ़ता है। ठीक है, बट अगर एक एक स्टेप पे टाइम देने की बात करें तो अननेसेसरी टाइम देते हैं। आप किस चीज पे कितना टाइम दे रहे हो बहुत मैटर करता है, ये आखिरी के 5 या 5.5 महीने। ठीक है, बस वो खिंचता चला जाएगा, खिंचता चला जाएगा, खिंचता चला जाएगा। जो लेक्चर 3 घंटे का था उसको स्पीड अप करके आप 3 ही घंटे पे खत्म कर सकते थे विथ नोट्स, वो लेक्चर कब 4 घंटे का चला गया। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस 30 मिनट, जो 30 क्वेश्चन, ठीक है, आपके 1 घंटे में होने चाहिए थे, वो कब 1.5 घंटे हो गए पता ही नहीं चला। कब वो 30 क्वेश्चन की एनालिसिस 1 घंटे में हो जानी चाहिए, कब वो 2 घंटा चला गया पता ही नहीं चला। कब आपकी एनसीईआरटी का एक चैप्टर 1 से 1.5 घंटे में बढ़िया से रिवाइज हो जाना चाहिए था, आपको पता ही नहीं चला, कब वो 3 से 4 घंटे ले लिया। कब एक शॉर्ट नोट्स बनाना 2 से 3 घंटे में हो सकता था, वो पूरा का पूरा 6-7 घंटा ले लिया। आप क्या करते हो, आप वन टाइम एफर्ट देना जानते हो हर चीज में, आपको वन टाइम एफर्ट। अच्छा, ये वन टाइम एफर्ट पता है क्यों होता है? वन टाइम एफर्ट पता है क्यों होता है? इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन के लिए।
वन टाइम एफर्ट से इंस्टेंट आपको वो मिलती है। कैसे? सर मेरे को याद नहीं है, मेरे को मेमोराइजेशन करना है, ठीक है, चलो ठीक है मेमोराइजेशन करते हैं। एक ही बार में सर पूरा 4 घंटा बैठ के याद किया हूँ। याद हो गया बेटा? हाँ सर याद हो गया। कितने दिन याद रहेगा? आज एक दिन तुमने उसको 4 घंटा दे दिया या 5 घंटा दे दिया, ठीक, बाकी चीजें छोड़ दिया, बाकी टारगेट ऊपर नीचे चलेगा, वो कितने दिन याद रहेगा? अगर उसी 5 घंटे को तुम अगर डेली बेसिस पे 1-1 घंटा करके, जो चीज़ 5 घंटे में एक बार पढ़े हो उसको तुम डेली 1-1 घंटा देके 5 बार पढ़ लेते तो। जैसे एक सिंपल सा तरीका, मैं एक टारगेट बनाता हूँ, मान लो बेसिक मैथ 100 क्वेश्चन, ठीक है, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, हो गया 100 क्वेश्चन डिवाइड। ठीक, बंदा एक्स क्या करेगा? बेसिक मैथ के क्वेश्चन करने से पहले 4 से 5 घंटा नोट्स पढ़ लेगा, ठीक है, 4 से 5 घंटा नोट्स पढ़ लिया, हाँ सर जी अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक, चलो भाई क्वेश्चन ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, इधर आते आते फिर ख़त्म। एक बंदा क्या है, जिसने अपना शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है या नहीं बनाया, तो सबसे पहले वो शॉर्ट नोट्स बनाएगा, बनाने के बाद इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करेगा और क्या करेगा, रोज 10 से 15 मिनट या 20 मिनट पहले इस शॉर्ट नोट्स को रीड करेगा, ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा, फिर इसका डिटेल एनालिसिस करेगा, डिटेल एनालिसिस में अपने नोट्स को प्रेफर करेगा, डिटेल नोट्स को, ऐसे करके ये 5 दिन तक रोज शॉर्ट नोट्स पढ़ेगा, ठीक। अब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ये रोज 5 बार शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लिया, इसको याद भी हो जाएगा और वो भूलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक मेमोराइजेशन ग्राफ है ना, कि आज जो पढ़ते हो 24 घंटे बाद फिर भूलते हो, फिर उसके बाद 2 दिन बाद भूलते हो, फिर 4 दिन बाद भूलते हो, उसका यूज करो, वो ज़्यादा अच्छा है। एक ही बार में किसी को 5 घंटे देने से अच्छा है कि उसको उस ग्राफ के तरीके से लेके चला जाए, कुछ भी याद करना हो। और अब सोचो कि सर चलो मान लो पहली बार मैंने 4 घंटा दे दिया, अगली बार भी 4 घंटा दूंगा, तो इसी को ऐसे करके लेता हूँ ना कई बार, वो तरीका भी गलत है, क्योंकि आप फोकस कितने देर तक रह पाते हो। एक चीज नोटिस करना, जब तुम अपना एनसीईआरटी उठाते हो या जब अपना नोट्स उठाते हो, तुम पहले के बीच के इतना ही पढ़ पाते हो ढंग से, फोकस से, पहला पेज, दूसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा, बीच आते आते फोकस लेवल गया, एंडिंग तो कभी पढ़ाएंगे। और जबकि एग्जामिनर ज्यादातर एंडिंग से क्वेश्चन उठाएगा और ज्यादातर बीच वाले से क्वेश्चन उठाएगा। क्यों? स्टार्टिंग तो बेसिक होता है, वो तो उसका पुल बांधता है, वो आपका बेस तैयार करता है उस चैप्टर का। और एंडिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि वो पूरा कंक्लूजन होता है उस चैप्टर का। और मिड वाला इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि वो तो मेन वहीं कॉन्सेप्ट मिलता है तुमको, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायो। तो इसलिए हमेशा फास्ट रीडिंग करें। किसी भी चीज को मेमोराइजेशन करने का 2 ही 3 तरीका है साइंटिफिक, जो आप यूज कर सकते हैं। एक तो बोल बोल के तेजी से पढ़ना, जो आपकी आंखों को दिखाई दे, कानों को सुनाई दे, मुंह से निकलता जाए और उंगलियां उस पर चलती जाए। बोल बोल के जितना तेज बोल सकते हो, जितना तेज पढ़ सकते हो, जितना फास्ट पढ़ सकते हो, ये होता है थ्योरेटिकल मेमोराइजेशन का तरीका। इसके साथ दूसरा तरीका होता है लिख लिख के, उसके साथ होता है लिख लिख के, बोलते गए लिखते गए, बोलते गए लिखते गए, बोलते गए लिखते गए, 2 तरीका। तीसरा तरीका, फास्ट रीडिंग कर लिया सुबह, उसके बाद 5, 6, 7 घंटे बाद रात को सोने से पहले रिकॉल किया, रिकॉल करने के बाद फिर से रीड कर लिया। ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का तरीका मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वो मीटिंग में रिपीट नहीं करूंगा, मुझे और भी बातें करनी है। ठीक है। ओवरऑल मैं यही बोल रहा हूं, ठीक है, कि ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको हर चीज़ में। ठीक है। और अभी आप डिसाइड कर लीजिए कितने घंटे पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें समराइज करता हूं। आवर्स बेस्ड स्टडी किसको करनी है? जिसका अभी 12 घंटे से कम जा रहा है, उसको घंटे के बेस पे पढ़ाई करनी है। जिसका 12 घंटे से कम जा रहा है, उसको घंटे के बेस पे पढ़ाई करनी है, कि पहले 12 घंटे पे पहुंचे। जिसका 12 घंटे से ज़्यादा जा रहा है, उसको क्या करने की ज़रूरत है? उसको करने की ज़रूरत है टारगेट बेस्ड पढ़ाई। टारगेट क्या होगा? पहला सिलेबस, ठीक, उसके बाद
अपकमिंग टेस्ट रिवीजन, उसके बाद डन चैप्टर सेकेंड प्रैक्टिस, मतलब सेकेंड टाइम प्रैक्टिस डन चैप्टर्स की। 3 टारगेट बेसिकली। इसको कह सकते हो आने वाले टेस्ट का रिवीजन, पीछे वाले बीत चुके टेस्ट का रिवीजन और सिलेबस। ये 12 घंटे से ज़्यादा वालों को करने की ज़रूरत है, और ये 3 टारगेट किसी भी हाल में पूरा करके सोना है, किसी भी हाल में। क्यों? क्योंकि आपको सिलेबस पे ध्यान रखना है, आगे जो टेस्ट आ रहा है उसकी तैयारी करनी है, और जो पीछे टेस्ट बीत चुका है उसको रिवीजन करना है। उन लोग का प्रायोरिटी तो पहले सिलेबस ही है ना, और अपकमिंग टेस्ट का रिवीजन, यही 2 प्रायोरिटी है उनके लिए। अब जिसका 10 घंटे से भी कम जा रहा है उसके लिए तो सिर्फ सिलेबस प्रायोरिटी है। अगर आपका स्टडी आवर 10 घंटे से कम है, सिर्फ सिलेबस, लेक्चर देखो जितना असाइन किया गया है और उसका डीपीपी करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। जब 10 घंटे से ऊपर जाओगे तब 12 घंटे वाले बच्चे क्या करेंगे, अपना अपकमिंग टेस्ट का रिवीजन। ठीक, जब 12 घंटे हो गया, 12 घंटे से ज्यादा वाले पीछे वाले टेस्ट का भी रिवीजन। चीजों को बहुत समेट के चलिए। और अब ना पता है क्या, अब आपको टाइम बाउंड करना होगा कि मैं सिलेबस को इतना घंटा दूंगा, मैं करंट रिवीजन को इतना दूंगा, और मैं प्रीवियस रिवीजन को इतना दूंगा। ये हो गया डेली ब्रेकअप। ठीक, इसके बाद उसमें भी ब्रेकअप। अच्छा, सिलेबस कंप्लीशन का तो सिंपल सा फंडा है, जितने जितने लेक्चर्स हैं असाइन किए गए मेंटर्स के द्वारा उतना तो करना है। जो 2 घंटा मैं अपने अपकमिंग टेस्ट का रिवीजन करूंगा या करूंगी, ठीक, उसमें मुझे क्या क्या करना है, फिजिक्स को कितना करना है और क्या करना है, केमिस्ट्री को कितना करना है, क्या करना है, बायो को कितना करना है, क्या करना है, ये चीज हम डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। जो पीछे हो चुका है चैप्टर, टेस्ट हो चुका है, उसमें तो सिंपल सी चीजें आपको प्रैक्टिस रिपीट करनी है। उसमें सिंपल सी चीजें आपको प्रैक्टिस रिपीट करनी है। शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स नहीं बने तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और शॉर्ट नोट्स के दम पे प्रैक्टिस को रिपीट करेंगे, जिससे हमें अपनी वीकनेस पता चलती रहे। ये मैं एक आइडियल बता रहा हूँ, हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए प्रीवियस रिवीजन 4 घंटे का हो सकता है, अपकमिंग रिवीजन 2 घंटे का हो सकता है। किसी के लिए अपकमिंग रिवीजन 4 घंटे का हो सकता है, प्रीवियस 2 घंटे 1 घंटे का हो सकता है। इट डिपेंड जूनियर टू जूनियर। ठीक है, ओवरऑल देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि आपको धीरे धीरे 15 घंटे पे जाना होगा, तब चीज़ें मैनेज होंगी। देखिए, आपका पहली चीज़ तो ये है। और अब एक बड़ी शॉकिंग सी चीज़ बताऊंगा, जिसके लिए मेन मीटिंग रखा है, जो कि अब समय आ चुका है बताने का। इतनी चीज़ें समझ आ गई। अभी हमने क्या बात करी, कितना दिन बचा है, उस दिन में कितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, ऑनेस्टी क्यों इंपॉर्टेंट है और किस किस टाइप की डिसऑनेस्टी आप कर सकते हो। ठीक, उसके अलावा आपको इस टाइम पे 10 घंटे वाले को क्या फोकस करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे 12 घंटे पे जाके क्या करना चाहिए, 12 घंटे वाले को क्या करना चाहिए, और धीरे धीरे 15 घंटे पे क्या करना चाहिए, और 15 घंटे वाले को क्या करना चाहिए। हाँ, अब जो सबसे हार्ड बात है, जो बहुत करनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी समय बहुत आ चुका है, इंपॉर्टेंट। जितने लोग भी आइडल टेस्ट सीरीज दे रहे हैं किसी भी अच्छी कोचिंग का, न्यू लाइट, नीट प्रैप, एलन, आकाश, ठीक है, यही सब है टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये सब जो कोचिंग के आप टेस्ट दे रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन चाहे हमारे साथ, इसमें से जेन्युइनली बताइएगा कितने लोगों के 650 प्लस आ रहे हैं। हाँ, पीडब्ल्यू के भी ऑफलाइन दे रहे हो तो वो भी कंसीडर कर लो। पीडब्ल्यू, एलएन, आकाश, नीट प्रेप, जो भी टेस्ट दे रहे हो, किसके किसके 650 प्लस आ रहे हैं। जिसके आ रहा है वही बताया कितना आ रहा है। आ रहा है? चलो मैं बोलता हूँ। देखो, एक हार्ड रियलिटी है, मानना न मानना तुम्हारे बेस पे है। हम जनरल को कैटेगरी में रख के बात करेंगे, हम जनरल कैटेगरी को रख के बात करेंगे। ठीक है, आपके पास कैटेगरी है तो आप इससे 150 नंबर आगे पीछे कर सकते हो। अगर आपको कैटेगरी का ध्यान नहीं रखना तो बाकी बातें करते हैं। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, अगर आप 100% स्कोर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो शायद कहते हुए मुझे बुरा लगेगा, लेकिन आप गलत कर रहे हो। क्योंकि नीट 25 में अगर ये सेक्शन बी हटा, अगर सेक्शन बी हटा तो माइट भी या मे भी कट ऑफ 10 नंबर नीचे जाए, तो 650 का 640 हो जाएगा। ठीक, ये सबसे लास्ट और लीस्ट कॉलेज, सबसे लास्ट और लीस्ट कॉलेज। ठीक, और अगर सेक्शन बी बना रहा तो कट ऑफ 650 से ज़्यादा जाएगी, इट विल बी इंक्रीज।
पेपर कैसा भी एनटीए बना दे, मार्क माई वर्ड। क्यों? क्योंकि पेपर एनटीए एनसीईआरटी से बाहर बनाएगा ही नहीं, नहीं बनाएगा एनसीईआरटी से बाहर। वो एनसीईआरटी से ही बनाएगा, वो लेंदी बनाएगा, वो हो सकता है कैलकुलेटिव बनाए, हो सकता है वो स्टेटमेंट असेसन रीजन वाला बनाए, कुछ भी बनाएगा, आएगा तो एनसीईआरटी से। अब यहां रोल प्ले करेगा उसका जिसका मेमोराइजेशन टिप्स पे है, जिसका स्टडी आवर बढ़िया था, जिसने चीजें जल्दी कवर करी, जिसने प्रैक्टिस अच्छे से करी हो, जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, जिसकी स्पीड अच्छी हो। ओवरऑल आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट यह है कि अगर नीट 25 से पहले कितना, एक महीना पहले अगर आपने 650 तक नहीं एवरेज स्कोर लाया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अभी समय है 650 तक जाने का, अभी 5 महीना है 650 के लिए मेहनत करने का। ओवरऑल बेटा, अगर एक महीना पहले 650 प्लस या 650 एवरेज नहीं आया, हाँ फुल सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो डरने की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि एक महीना में सिर्फ आप उस 650 को मेंटेन कर सकते हो, इंक्रीज करना मुश्किल होता है, ठीक है, थोड़ा इंक्रीज होता है वो पेपर में जाकर होता है, ठीक है। लेकिन अभी किसको डरने की जरूरत है? अभी बता देता हूं, क्योंकि आज रियलिटी पे बात करूंगा, ठीक है सरताज। अभी कुछ रियलिटी पे बात करते हैं। जिनका सिलेबस दिसंबर एंड तक हो रहा है, जैसे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, कौन से, नीट प्रेप वाले, ठीक, अगर आपका एवरेज स्कोर 500 प्लस है, डरने की बात नहीं है, ठीक, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 महीना होगा, 4 महीना होगा। और आपने दिसंबर एंड तक क्या क्या किया है? लेक्चर किया है, नोट्स किया है, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। एवरेज 100 तो की है। आई एम राइट और नॉट? ठीक, कोई डरने की जरूरत नहीं। 500 एवरेज है, मेरी जिम्मेदारी है। जिनका सिलेबस जनवरी एंड तक जा रहा है, ठीक, चाहे वो किसी भी टेस्ट सीरीज को लेके चल रहा है, किसी भी टेस्ट को लेके चल रहा है, और एवरेज अगर 500 या 550 से नीचे है तो डरने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 3 महीना कितना बढ़ाओगे। और जिनका सिलेबस फेब एंड या मार्च एंड जा रहा है, आपका एवरेज कम से कम 600 तो होना ही चाहिए अभी से, हर एक टेस्ट में। लीडर अचीवर में आइडल की कभी अभी कितना स्कोर हम बता रहे हैं ना आपके सिलेबस के हिसाब से। अभी देखिए, अभी स्कोर बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। मैं कह रहा हूँ नीट प्रेप वालों का स्कोर ज़्यादा नहीं आ पा रहा। क्यों? बैक टू बैक टेस्ट हो रहा है, लेक्चर खत्म हो रहा है, टेस्ट आ रहा है, लेक्चर खत्म हो रहा है, टेस्ट आ रहा है, तमीज से काम ही नहीं हो पा रहा है। तो हम कह रहे हैं नंबर किस पे डिपेंड करता है? उस चैप्टर पे किए गए काम पे, सिलेबस पे नहीं। सिलेबस हम क्यों कंप्लीट करके बोल रहे हैं कि टाइम, जैसे जो दिसंबर में कंप्लीट कर रहा है उसके लिए 4 महीना है, 4 महीने में वो सिलेबस को दोबारा भी कर सकता है तमीज से, ठीक। जिसका जनवरी एंड में हो रहा है, ठीक है, उसकी अगर प्रैक्टिस लैग की वजह से नंबर कम आ रहा है, इंप्रूव हो जाएगा, ठीक। जिसके 2 महीने बच रहे हैं, ठीक, अगर वो 600 से नीचे है या मान लो 550 से नीचे है, ठीक है, तो भाई तुम अभी क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो कि तुम्हारा 500 एवरेज मार्क्स नहीं जा रहा है। ये हार्ड रियलिटी है, ठीक। अब हम आएंगे कि स्कोर में नंबर क्यों नहीं आ रहा है, हम उस पर आएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि इतना नहीं आ रहा है, तो डरने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। क्यों भाई? 5 टेस्ट हो रहे हैं ना, क्वेश्चन तो भर भर के मिल रहे होंगे, ठीक। अब नंबर क्यों नहीं आ रहा है? पहली बात तो एक टेस्ट से पहले क्या क्या होना चाहिए? सिलेबस, ठीक, मतलब लेक्चर प्लस नोट्स या शॉर्ट नोट्स कह लो। अब कुछ लोग डिटेल देख रहे हैं, कुछ लोग वन शॉट देख रहे हैं, वो बात की बात है। क्वेश्चन प्रैक्टिस 150 से 200 मिनिमम, ठीक। तीसरा, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की मिस्टेक, ठीक। अब ये 3 चीज में अगर लैग है, इसमें से कुछ भी इनकम्प्लीट रहा तो पहले ही नंबर कम आ जाएगा, बातें खत्म, ठीक। दूसरा, ये सब करने के बाद भी स्कोर कम आ रहा है
अगर ये तीनों काम करने के बाद भी स्कोर कम आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके तरीके में गलती है। या तो आप लेक्चर फोकस से नहीं देख रहे हो, ठीक, या तो आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं रहे हो, या तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, उसको प्रॉपर ग्रास्प नहीं कर रहे हो, ठीक, या तो आप कोई नॉन एकेडमिक मिस्टेक कर रहे हो, या एकेडमिक में पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मिस्टेक कर रहे हो। ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हमें सोचना होगा कि हमारा नंबर क्यों नहीं आ रहा है। और ये देखो रियलिटी वाली बात है, एकदम रियलिटी वाली बात बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 महीने बचे हुए हैं। अब 5 महीने के हिसाब से सिलेबस देख लीजिए आपका कब खत्म हो रहा है। आप क्योंकि हर टेस्ट को ना आप अपना आखिरी टेस्ट मान के दे ही नहीं रहे हो, आप हर टेस्ट के लिए अपना आखिरी टेस्ट मान के प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो। या तो आप टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर रहे हो डेली बेसिस पे, ठीक है, या तो आप और ज़्यादा पढ़ना ही नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ कि क्यों 15 घंटे पे हम शिफ्ट हैं, क्यों 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 15 घंटा शिफ्ट, वाई ओनली 15 आवर्स, वाई? इफ यू आर ड्रॉपर, अगर तुमने 24 घंटे अपने प्रिपरेशन के नाम पे दिए थे, अगर तुमने ड्रॉप लिया था ये बोल के कि मैं इस बार ये करूंगा, तो उसमें क्यों 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा सोचने की जरूरत पड़ रही है? तुम्हारे पास क्या काम है सोने और पढ़ने के अलावा? खाना पढ़ने के साथ हो सकता है, नहाना 2-2 दिन पे भी हो सकता है टाइम निकाल के। कौन सा ऐसा काम कर रहे हो? घर वाले परेशान कर देते हैं, घर वाले काम में इन्वॉल्व कर देते हैं। घर वालों को समझाओ कि जब बच्चों का नीट प्रिपरेशन होता है तो घर वालों का भी नीट प्रिपरेशन होता है। इफ यू कैन नॉट कोऑपरेट देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फॉर रिजल्ट। नहीं समझते? मेरे से बात करो। आपको पूरा के पूरा 24 घंटा मिलना चाहिए पढ़ाई के लिए। उस 24 घंटे में रिमेंबर, नो टाइम टू स्लीप। नो टाइम टू स्लीप मतलब तुम्हें कितनी जरूरत है, तुम कितने नींद में जिंदा रह सकते हो, आदत की बात है, और आदत बनाई जा सकती 21 दिनों में। एक इंसान जो YouTube सेंसेशन बना हुआ है, एक इंसान जो अपने 60 या 70 साल की एज में है, एक इंसान जिसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, एक इंसान जो पानी दिन में एक बार पीता है, एक इंसान जो खाना बहुत कम खाता है, वो इंसान 4 घंटे सो के कैसे रह लेता है? प्रेमानंद 8 से 12 बस यही स्लीपिंग रूटीन है उनका। प्रेमानंद जी महाराज का 8 से 12 बस इतना स्लीप है। रात के 12 बजे उठने के बाद से योगासन से लेके, चलने से लेके, लोगों से बात करने से लेके, अपना काम करने से लेके, बहुत सारी चीजें। कैसे? अब तुम बोलोगे सर बहुत कड़ी तपस्या होगी, बहुत दिनों का ये होगा, बहुत दिनों का नहीं। सिर्फ एक चीज, इस पे कंट्रोल। ये जो भटका रहा है ना तुमको, ये दिमाग तुम्हारा दुश्मन, जिसको तुम लोग मन बोलते हो, इसका नाम ही दुश्मन रख लो। सब यही करा रहा है, यही बोल रहा है कि हेडेक हो रहा है। कितने दिन होगा हेडेक? कितने दिन होगा? 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, दवा खा के रहो, आदत बनेगी। ठीक, फोकस नहीं बन रहा है, कितने दिन नहीं बनेगा? मैं कह रहा हूं 21 दिन में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी वापस आ जाएगी। हाँ, हेल्थ इश्यूज वो हो सकता है, होने दीजिए। दहेज में मिलना ही चाहिए। नीट प्रिपरेशन से एक आध हेल्थ इशू दहेज में ना मिले तो कोई मतलब नहीं है। सबको विरासत मिलती है नीट से। एक हेल्थ इशू तो नाम होना ही चाहिए। मोस्टली को माइग्रेन मिलता है, जैसे मुझे मिला है, किसी को सर्वाइकल मिलता है, किसी को बैक पेन मिलता है, किसी को पीसीओडी पीसीओएस मिलता है, किसी को नींद ना आने की बीमारी मिलती है। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन यही है कि जब आप ड्रॉपर हो तो आपको किसने घंटे पे रोका? और जो बोल रहा है कि नहीं यू नीड रिफ्रेशमेंट, यू नीड ये वो, मैं नहीं मानता भाई। यहाँ जिंदगी के लगे पड़े हैं और यू नीड रिफ्रेशमेंट, यू नीड ब्रेक, यू नीड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तो भाई पढ़ लो मेरे हिस्से का तुम। एक बात बताओ, जिस नीट प्रिपरेशन में 12 घंटे से कम में लेक्चर और डीपीपी नहीं होती, ठीक, और जिसके लिए 6 घंटे की सेल्फ स्टडी डेली रिक्वायर्ड है, मतलब ओवरऑल 17 से 18 घंटे की स्टडी, उसको तुम किस फॉर्म में जी रहे हो? ये ऑनलाइन कोचिंग जो दिखा रही हैं,
ऑनलाइन में जहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे 10-12 में क्या होगा? ठीक, जाके देखिए बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग में तो अभी भी सिर्फ 6-7 घंटे की क्लासेस चलती हैं। अब आप लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, आपकी गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टिंग से ही उतने बड़े बड़े लेक्चर लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ा कम रहे या ज़्यादा रहे, हमें नहीं पता, वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे ये नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि 12 घंटे में ही लेक्चर और डीपीपी हो पाती है। उसके बाद 6 घंटे का सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है, वो टीचर भी मना नहीं कर सकते। तो जब तुम ऐसे जगह से पढ़ रहे हो तो 17-18 घंटे से कहाँ कम काम चलेगा। नींद पूरी होनी चाहिए, रिफ्रेशमेंट लेना भाई, वो सब इफेक्ट नहीं करता। देखो मैं ना कह रहा हूँ हर चीज़ मानने पे होता है, हर चीज़ मानने पे होता है, ठीक है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, हर चीज़ तुम मानो, 21 दिन फॉलो करो, तुम्हें तो हर चीज़ की आदत पड़ जाएगी। इस दुनिया में यार अभ्यास से लोगों ने क्या नहीं किया है, प्रैक्टिस से। हम कह रहे प्रॉब्लम होगी तुम्हें, 21 दिन प्रॉब्लम होगी, 10 दिन प्रॉब्लम होगी, 12 दिन होगी, 14 दिन होगी, फिर तो आदत पड़ेगी। जैसे तुम सब में कुछ तो एक टैलेंट होगा जो अभी आदत पड़ गई है। जैसे मेरे अंदर है, मैं इतना देर बैठ पाता हूँ बिना शॉर्ट्स स्क्रॉल किए, बिना किसी से दोस्तों से बात किए, कुछ मतलब मैं अपने आप को आइसोलेट करना जानता हूँ, जैसे मैं रहता हूँ, कैसे आदत है, ठीक, सब चीज की आदत बनाई जा सकती है। कुल मिला के हम ये नहीं करें कि आप कम सोइए। अगर आपको पढ़ाई में नींद बाधा डाल रहा है 8 घंटे 9 घंटे की, तो भाई याद रखो कि तुम्हें 6 घंटा सबके लिए बोलो, 6 घंटे ज्यादा तो मत ही सो, ठीक। उसके बाद कोई 4 घंटे सो सकता है, कोई 5 घंटे सो सकता है, वैलिड है। क्यों? क्योंकि मैंने देखे ऐसे बच्चे, ऐसे प्रेमानंद जी महाराज को नहीं देखा है, अपने जीवन में भी उन बच्चों को देखा है जो ये किए हैं, ठीक है। पहले मैं भी बहुत कम सोता था, ठीक है, मेरे को थोड़ा वो एंटी स्ट्रेस एंड ऑल की दवाएं लेनी पड़ी थी। तो फिर मेरे डॉक्टर ने ये बोला कि बताओ तुम तो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो ना, तुम्हारा तो काम है, तो तुम तो 7 घंटा भी सो सकते हो, तुम तो 8 घंटा भी सो सकते हो। मैं सोता हूँ, किसी किसी दिन मैं ज़्यादा काम करता हूँ, किसी किसी दिन मैं मस्त सोता हूँ काम निपटा के। क्यों? मेरा नहीं है ना प्रिपरेशन, मेरा तो काम है। तो मैं अब काम तो मर के नहीं करूँगा ना। तुम भी जब डॉक्टर बन जाओगे तो मर के नहीं करोगे। तुम भी जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ कम से कम 7 घंटे की नींद तो लोगे, अब वो आएगी भी। लेकिन इट्स नाउ यू आर इन कॉम्पिटिशन फेज। और देखो भाई करना तो पड़ेगा यार, ठीक, अगर घंटा बीच में आ रहा है तो ठीक, और बाकी बचे घंटे में देखिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब हर टेस्ट को ये मान के चलना होगा कि हमें 650 करना है, ठीक है। सर डॉक्टर ने कहा 7 घंटे चाहिए, नहीं तो याद, ये डॉक्टर्स की बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी बच्चों को मैं भेज रहा हूँ डॉक्टर के पास, सब यही बोल रहे हैं कि टेंशन मत लो, सो जाओ। उनसे पूछो सर आप डॉक्टर बनने के लिए कितने घंटे सोए थे, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, पूछो उनसे। और अपना कंडीशन बताना कि सर आई एम अ ड्रॉपर, मेरा नीट 24 में इतना नंबर था, ठीक, मेरा सिलेबस अभी इतना है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हो तो आप बताओ इस केस में कितना पढ़ते। वो पता है क्या तुम्हें बोलेंगे, बेटा देखो नीट अगले साल देख लेना या नीट छोड़ो। लेकिन ये बोल दें कि इतने घंटे में हो जाएगा, तो बोलो कि सर आपका कोई बच्चा हो तो मेरी मेंटरशिप में लाओ, फ्री में गाइड करके पढ़ाऊंगा, पढ़वा के करा के दिखाओ इतने में। भाई ये बताओ यार, तुम्हारा जो बच्चा नीट में 500 प्लस है, जो बच्चा नीट में 550 प्लस है, जो बच्चा नीट में 600 प्लस है, इनके लिए ना सब कुछ जायज़ है। 6 घंटा सोएं, 7 घंटा सोएं, रिफ्रेशमेंट करें। भाई इनके पास दे हैव नॉलेज समथिंग व्हाट यू हैव। अगर लेस देन 500 हो तो 6 घंटा तो कंपलसरी है ना। मैं कह रहा हूं 6 घंटा तो सो कम से कम। अच्छा, अब ये नहीं है कि तुम टाइम मैनेजमेंट सिर्फ स्लीप को रिड्यूस करके कर सकते हो। एटॉमिक हैबिट को यूज करो। भाई चैट बंद करो, मेरी बात सुन लो। एटॉमिक हैबिट को यूज करो। पढ़ाई को तुम बड़े आराम से मैनेज कर सकते हो अगर अपने पढ़ाई के घंटों को पहले समेटना सही कर दो। 15 घंटे में बहुत कुछ भी हो सकता है, ठीक। और जब तुम फटीक हो जाते हो तब भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मैंने बताया था एक बच्चे का कि वो खाना खाते खाते बायो का क्वेश्चन करता था। क्यों? क्योंकि उसको अपना बायो से टाइम बचाना था। उसका बायो में 1 घंटा 1.5 घंटा जाता था प्रैक्टिस में। तो सोचा कि बायो के लिए कौन सा इतना फोकस हो कि मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मैं तो खाते खाते ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो अपना लंच आफ्टर डिनर जो भी था टाइम उसका रूटीन खाने का, उसमें वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था, ठीक है। रिवीजन वो वॉक करते करते भी कर लेता था।
जो नोट्स रटना है। और पढ़ाई एक ही जगह बैठ के थोड़ी होती है, जगह बदल बदल के करो। मैं भी काम करता हूँ बदल बदल के, कभी लेट के करता हूँ, कभी बैठ के करता हूँ, कभी आगे छत है उस पर टहल टहल के करता हूँ। ठीक है, नीचे ऑफलाइन में भी कुछ बच्चे हैं जो सो के वही ज़मीन पे सो के पढ़ते हैं लिटरली। इसीलिए मैं कैमरा लाइव नहीं करता हूँ अपनी लाइब्रेरी का। ऐसे फैले रहते हैं भाई, ज़मीन पे फैले हैं, उसी पे पढ़ रहे हैं। एक अभी रिसेंटली किसी की मदर आई थी, वो देख के शौक गया है, ज़मीन पे क्या यही जीवन है भाई, करना पड़ता है। तो ओवरऑल सारी बातों को समेटते हैं। ओवरऑल ये मीटिंग स्पेशली ये थी बेटा 2-3 बातों के लिए, फिर बाकी बातें करते हैं। सबसे पहला, प्लीज़ डिसऑनेस्ट मत रहो। अभी मैं आपके ग्रुप मेंटर और सीनियर मेंटर से भी बात करने वाला हूँ, उन लोग को भी आपकी डिसऑनेस्टी पहचानने के लिए बोलूँगा, और कुछ और चीज़ें आप लोग को ज़रूरत है इन 6 महीनों में वो बोलूँगा। ठीक, अभी आप लोग से भी फीडबैक ले लूँगा। ठीक है, पहली बात डिसऑनेस्ट मत रहो। दूसरी बात, प्लीज़ जितना घंटा हो सके पढ़ो यार, जितना हो सके। पढ़ाई और सोने के अलावा सच में बाकी काम को अपने ऐसे बिजी में थोड़ा डालो। ठीक है, जैसे हम करें, अगर वॉशरूम में जा रहे हो ना, अगर वहाँ भी तुम्हें 15-20 मिनट से ज़्यादा लगता है, ठीक है, अब नहाने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें नहीं, लेकिन अगर बाकी क्रियाक्रम करने जा रहे हो, ठीक है, अगर 15-20 मिनट से ज़्यादा वहाँ बैठ के फ़ोन स्क्रॉल करते हो, इससे अच्छा शॉर्ट नोट्स ले लो अपना। अब तुम कहोगे कि सर वो ऐसी जगह पे अपना पढ़ने का चीज़, अरे भाई वहाँ बैठ के भगवान का नाम लेता हूँ मैं। ठीक है, वो ये नहीं देखते तुम कहाँ बैठे हो, कर्म नहीं देखता तुम कहाँ बैठे हो। ठीक है, जाके देखो मुर्दे पे बैठ के लोग माला जपते हैं शमशान घाट में। ठीक, और यहाँ तुम छू लो तो नहाना पड़ जाता है, मम्मी बोलती नहा लो। वो दुनिया के रीति रिवाज छोड़ दो, तुम्हें जहाँ पढ़ाई का टाइम मिले वहाँ पढ़ो, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो रूम हो, चाहे वो तुम्हारा बेड हो। सुबह उठना सबसे पहला काम पढ़ाई। फोन ऑन के लिए हम कहें डब्बे में बंद करके रख दो अगर डिस्ट्रैक्शन है तो, लेकिन अगर ये 5 महीने तुम घंटा देखोगे तो कुछ घंटा नहीं होगा। बस जितना है ना सोने के अलावा झोंक दो खुद को। एक मेंटर की स्टोरी बताता हूँ। रिसेंटली मैंने उनका इंटरव्यू लिया था मेंटरशिप में, कुछ सीनियर मेंटर्स की ज़रूरत थी। ठीक है, तो जितने मेरे सिलेक्टेड थे, अभी कॉलेज लाइफ में तो मैं उनको छेड़ नहीं रहा हूँ, जो उससे पहले के थे उन सबको तो हो चुका है, अभी कुछ कॉलेज लाइफ के साथ कर भी रहे हैं। तो मैं 1-2 को पीछे से हायर कर रहा था, तो एक मेंटर से मेरी बात होती है, मैंने उनसे पूछा कितना स्कोर था, उन्होंने बोला 668। ठीक है, तो मैंने बोला कहाँ से, तो मतलब कितने नंबर से इंप्रूव किया आपने, तो उन्होंने बोला 605 से। ठीक है, 605 से। तो मैंने बोला कितना अटैम्प्ट लगा, बोला 5। बोला है, कह रहा हाँ 1-2 अटैम्प्ट तो पढ़ा नहीं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन में हो गया, फिर टोटली ऑनलाइन पे शिफ्ट हुआ, फिर वहाँ से 400 पे गया, और 400 से बहुत मेहनत करी, फिर भी गलतियाँ रह गई, 500 कुछ पे अटका, फिर 500 से भी एवरेज वाली मेहनत, वही वन शॉट वाली मेहनत करी, 605 पे पहुँचा। ओवरऑल बुद्धि आ गई। नवंबर में काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला, नीट 23 605 पे कॉलेज नहीं मिला नवंबर में, जैसे प्रेम का हाल था। नवंबर में क्या इसने ठाना कि मैं सब कुछ डिटेल लेक्चर से करूँगा। ठीक है, एक्सेप्ट बायो की कुछ चैप्टर छोड़ के मैं फिजिक्स केमिस्ट्री डिटेल लेक्चर से करूँगा। ठीक है, इसने ठान लिया। मैंने कहा नवंबर से लेके तुमने इसमें मई तक कैसे कंप्लीट कर लिया डिटेल लेक्चर से। बोला पढ़ने और सोने के अलावा कुछ नहीं किया। नवंबर से लेके मई तक, नीट 24 तक पढ़ने और सोने के अलावा कुछ भी नहीं किया। बोला रूटीन टिप्स पे है, बता सकता हूँ, मुंह से याद है, फिक्स था 5-6 महीने के लिए रूटीन, दिन रात वही बस, और 668 कर दिए। ठीक है, अब तुम भी तो नवंबर में हो, तुम भी नवंबर पे हो। ठीक है, अब तुम सोचोगे सर हमारा तो 605 नहीं है। वो कौन सा 605 के तरीके से पढ़ रहा था, वो भी तो 0 से ही पढ़ रहा था, सब कुछ डिटेल लेके, लेकिन पढ़ने और सोने के अलावा उसके पास कुछ भी वक्त नहीं था। और ऐसे बच्चे भरे पड़े हैं, बस आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं है 2 महीने में भी नीट क्रैक हुआ है। आपको पता नहीं है कि सिर्फ पीडब्ल्यू के लेक्चर नोट्स और डीपीपी फॉलो करके भी सिलेक्शन हुआ है। आपको नहीं पता है कि पीवाईक्यू से भी सिलेक्शन हुआ है। आपको पता नहीं है, इसलिए आपको बिलीव नहीं है। और जिनको नहीं पता होता है स्टिल बिलीव होता है, वही अगला एक्सेप्शन बनता है। यू हैव चॉइस टू बी अनदर वन, या फिर यू हैव चॉइस टू बी एक्सेप्शन। ठीक है, या तो अनदर वन बन जाओ या तो एक्सेप्शन बन जाओ। अब तुम अनदर वन किस पे बनोगे, वही जो हम जानते हैं। क्या हम जानते हैं कि हाँ 650 इससे किया जा सकता है, तो हम भी करेंगे। मैं कह रहा हूं कि सबकी कहानी अलग है।
तुम वो क्यों नहीं बन रहे हो जो तुम्हारी कहानी, तुम्हारा जो भी कंडीशन हो, तुम्हें मान लो तुम्हें यहां से करना है, तुम जो मान लोगे वो कर ले जाओगे। सब कुछ मानने के ऊपर है। अब यहीं पे जो आपके नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम थे, ओवर थिंकिंग, ये वो फलाने, फियर, कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं इन सब से कुछ बदलेगा, कुछ भी बदलेगा। एक प्रैक्टिकल, कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। एक ऑप्शन, एक जूनियर जिसको ओवर थिंकिंग हो रही है, नीट नहीं हुआ तो क्या हुआ, नंबर कम आ गया तो क्या हो गया, अभी समय कम बचा है, अगर अभी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है तुम कर लियो, लिख लो, सोच लो, खूब सोच लो, खूब सोच लो। सोच के क्या करोगे, नीट नहीं हुआ तो सोच लिए ना, नीट नहीं हुआ तो क्या करोगे, कहोगे सर मेरे पास ऑप्शन आ गया कि नीट नहीं हुआ तो करें, अभी कर, तुरंत। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन आ गया तो क्विट द नीट एंड गो एंड डू इट, ठीक है। और अगर ऑप्शन नहीं है, सिर्फ नीट है, तो दम लगा के कर, और नहीं हुआ तो क्या, 4 मई के बाद पूरा टाइम मिलेगा सोचने का, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास करने के लिए। मस्त यूट्यूब पे भी हम लोग डालेंगे व्हाट आफ्टर नीट, ऑप्शन आफ्टर नीट, नीट नहीं हुआ तो ये कर लो, बहुत मिलेगा सोचने का टाइम। क्या जीवन खत्म हो रहा है क्या, जीवन खत्म हो रहा है क्या। और करने के लिए नीट के बाद ना, जब तमीज से मेहनत कर दोगे, इसके बाद अगर नीट में नहीं हुआ तो क्या करना है ना, वो 1-2 महीने में भी हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा तुम मेरे से इंस्पायर लो, कुछ भी इंस्पिरेशन वाली बात है नहीं इसमें। बात ये है कि ऑप्शन मिलेगा, नीट के बाद सोचना, अभी क्यों सोचना। अब आ गया डर, सर टेस्ट से पहले डर लगता है, इससे पहले डर लगता है, उससे पहले डर लगता है। हम कह रहे लिखो डर, लिख लो, ये हुआ, ये होगा, ये होगा, नंबर कम आएगा। हम कह रहे उसका भी क्या होगा, उसको लिख भी लिए, सोच भी लिए, डर भी लिए, तो क्या बदल गया, नंबर आ गया 10 तो ज्यादा, कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारे न सोचने से बदलेगा, न तुम्हारे डरने से बदलेगा, न तुम्हारे ओवर थिंकिंग या डीमोटिवेशन से बदलेगा, तो सिर्फ तुम्हारे एक्शन से। एक्शन करने के बाद तुम्हें या तो नीट में जाने को मिलेगा, या तो सोचने को मिलेगा कि अब क्या करना है। और जो अभी सोचते रहते हैं ना, जो सिर्फ अभी ओवर थिंकिंग करते हैं, जो अभी डरते हैं, जो अभी बस घबराते हैं, ठीक, जो सिर्फ प्रॉब्लम करते हैं, वो नीट के बाद फिर से कहते हैं क्या, सर कैन आई टेक अ ड्रॉप, सर कैन आई टेक अटेम्प्ट। अबे मैं कैसे बताऊं तुम ले सकता है कि नहीं ले सकता। हाँ मेरा काम है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं तो अपना फायदा देख के बताऊंगा ना। Who I am the hell to tell you कि तुम ड्रॉप लो या मत लो। मैं तो किसी से ना पूछने गया था मेरे को अब करना है कि नहीं करना है। तुम्हारे अंदर से जहन से आवाज आनी चाहिए, मैं लूं या ना लूं। और अगर आवाज नहीं आती है तो तुम ना बस सोचते हो, तुम करते नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम तमीज से कर लोगे ना नीट, ये 5 महीने या तो हो जाएगा या नहीं होगा ना, तो किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि नीट करना है नहीं करना है। या तो अंदर से आएगा, छोड़ हो गया, डन, आई एम डन, बस इतना ही था दम। या तो अंदर से आवाज आएगा, वन मोर चांस। तो समस्या यही है कि आप लोग बस सोच रहे हो। या तो आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच लो, या तो सोल्यूशन ओरिएंटेड सोच लो, ठीक है। टेस्ट नहीं आ रहा तो टेस्ट के एक्चुअल में रीजन फाइंड आउट करो। और मैं बोल रहा हूं कि एक चीज सिंपल सा है कि किसी भी चीज का स्कोर इंप्रूवमेंट करने का, तुम 100 क्वेश्चन को एक बार किए, तुम लेक्चर को एक बार देखे, ठीक है, तुम नोट्स को अपने एक बार पढ़े, ठीक है, तुमने सब 1-1, 2-2 बार किया, 1-1, 2-2 बार किया, ठीक है। कितना नंबर आया? 300, 400, 500, ये नंबर आ गया। तुम पूछो सर स्कोर नहीं बढ़ रहा है, क्या करूं? इसको 3 बार करके देख, फिर कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी तो मेरे को बताना, ठीक, फिर किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो मेरे को बताना। जो चीज तुम एक बार किए हो, 2 बार किए हो, उसको 3 बार से 10 से करके जाओ टेस्ट में, फिर जरा मेरे को बताओ नंबर क्यों नहीं बढ़ा। बेटा ना तुम वो कर ही नहीं रहे हो जितनी रिक्वायरमेंट है। किसी को एक बार में हो जाता है, किसी को 100 क्वेश्चन एक बार में चल जाता है, उसका डन, वो समझ गया। किसी को 100 क्वेश्चन 3 बार, किसी को शायद वही 100 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन बार करना, मतलब 500 क्वेश्चन करना पड़े 3 बार। सबकी रिक्वायरमेंट अलग है भाई। दिक्कत ये ना, हम अपना मेहनत की वजह से ना, जो अभी एक बच्ची ने बोला था, किसने बोला था, अनुकृति ने बोला था ना, कि हमें लग तो रहा है कि हम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं। वही बात है, डरते हो ना रियलिटी बताने से। नंबर कम आ गया तो तुम कहोगे अरे सर याद नहीं था, ये नहीं बोलोगे कि मैंने याद नहीं कर पाया,
मेरे को और मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे 4 घंटा और निकालना चाहिए था, मुझे 1 घंटा डेली बेसिस पर और निकालना चाहिए था। सर सिली मिस्टेक हो गई। अरे मिस्टेक कॉपी तो पढ़ा ही नहीं तुमने, क्वेश्चन सर अप्रोच नहीं होते। तुमने अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स को कितनी बार रिपीट किया था टेस्ट से पहले? बोलोगे सर टाइम मैनेज नहीं हुआ। कितने घंटे पढ़ रहे थे दिन भर में, टाइम मैनेज नहीं हुआ। सर उसके बाद सर फटने लगता है, सर उसके बाद ये होता है। हाँ मैं मान रहा हूँ, जेन्युइन है, सब होता है, लेकिन दर्द तो लेना पड़ेगा ना। संन्यास नहीं लोगे तो राम से भगवान राम कैसे बनोगे? इस दुनिया में भगवान आके ये बता दिए कि 14 साल का वनवास लेना पड़ेगा, वनवास बिना चप्पल के जाना पड़ेगा, कांटे सहनी पड़ेगी, कंदमूल खाना पड़ेगा। और फिर उस वनवास में भी ये गारंटी नहीं है कि सब बढ़िया से निकल जाएगा। हो सकता है सीता का हरण हो जाए, लंका को जलाना पड़े, रावण को मारना पड़े। मतलब जिस जर्नी पे जा रहे हो वहां पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, प्रॉब्लम मिलेगी, यू हैव टू फाइट इट एंड देन यू विल बी राम फ्रॉम भगवान राम फ्रॉम राम। और जो तुम बात कर रहे हो ओवर थिंकिंग, फियर, डर, भगवान को सब पता था, भगवान को सब पता था, फिर भी उनको नहीं पता था कि सुबह उनको राज्य अभिषेक नहीं वनवास मिलने वाला। तो तुम किस खेत की मूली हो जिसको ये पता है मेरे को नीट मिलेगा? तो अब नंबर सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि सिलेक्शन भी रैंक पे हो रहा है। अब से हम लोग का क्या होगा, कोशिश जितने लोग भी ऑनलाइन किसी भी टेस्ट में है, ठीक, और जितने लोग हमारे पास देते हैं, नंबर में 650 से नीचे आया हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे कि हमारा टेस्ट अच्छा गया। ठीक, प्रण ले लो, 650 से नीचे आया हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे कि हमारा टेस्ट अच्छा गया। रैंक में किसी भी कोचिंग में है, किसी भी जगह पे है, कहीं भी है, टॉप 100 में नहीं है तो हम नहीं समझेंगे कि हमने कुछ उखाड़ा है। अगर बहुत छोटी जगह हो तो टॉप 10 में या टॉप 50 में। रैंक के बेसिस पे वी हैव टू कम इन टॉप 10, टॉप 50, टॉप 10 या टॉप 100। नंबर के बेसिस पे 650 से कम कतई नहीं चलेगा। अब उसके लिए मेहनत करनी है। हर एक पार्ट टेस्ट में 650 से नीचे आया तो मतलब डेंजर जोन। क्यों? क्योंकि मैंने बोला 650 से एक महीने में मेंटेन करा के आगे पहुंचा दूंगा, 660-70 आएगा, डन, प्रॉमिस मेरा, ठीक, एकदम प्रॉमिस। एक महीना भी अगर 600-650 तुम मेंटेन करते चले गए पार्ट टेस्ट फुल सिलेबस में, कैसे भी तुम 650 लेके आओ, मैं कह रहा हूं करा दूंगा। या तुम फुल सिलेबस में, जब 2 महीने पहले हम लोग फुल सिलेबस दे रहे होंगे या 1 महीने पहले 600 फुल सिलेबस दे रहे हो, एक प्रॉमिस करो मेरे को 600 नंबर लाके देखो, 50 नंबर बढ़ा दूंगा, प्रॉमिस। समझो कि अपनी कोटा से डाल दूंगा कहीं से चोरी वोरी करके, 600 लाके देखो। 1 महीने में तुम 50 से 100 नंबर मेरे से ले जाओ, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। क्यों? उस 1 महीने में बस तुम्हारी पोटेंशियल को थोड़ा सा और करना है बस। अब यही कि नंबर नहीं बढ़ने का रोना तुम मेरे सामने रो लो या मेंटर के सामने रो लो, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। सब अपने अपने दिमाग से अपना रीजन पता करेंगे, बट यू नो द वेरी वेल। तुम हमें आके बताओगे और जहां कंफ्यूज हो वहां सीनियर मेंटर से पूछोगे कि हमारा नंबर क्यों कम आया। पहले ईमानदार बनो, ये एक्सेप्ट करना सीखो, हाँ सर मेरी प्रैक्टिस में कमी थी, हाँ सर मेरी इस चीज में कमी थी। पहले इतने ईमानदार हो जाओ। अब उस कमी को दूर करने के बाद भी जब नंबर ना आए तब सीनियर मेंटर बताएगा क्यों नंबर नहीं आया। और जब ईमानदारी में कमी है ना, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी मेहनत में क्या कमी है क्या नहीं, तो समस्या है। अब आई थिंक हमें ये 5 महीने के लिए स्ट्रैटेजी तो डिस्कस नहीं करने की जरूरत है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, 1 शॉट से करें, डिटेल से करें, ठीक है। हम कह रहे हैं जितना डिटेल से हो सकता है पहले उतना डिटेल से करो। इस 5 महीने की स्ट्रैटेजी यही है कि इस 5 महीने में भी जितना डिटेल से हो सकता है उतना डिटेल से करो। सिलेबस चाहे मार्च तक जाए। क्यों? क्योंकि उसको बिना तमीज से किए तुम और कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर सोचो सर 1 शॉट से करके अगर दिसंबर एंड तक खत्म कर दें या जनवरी एंड तक खत्म कर दें तो नंबर तो बढ़ जाएगा ना भाई। इतनी कमियां आएंगी ना, इतनी कमियां आएंगी, इतनी कमियां आएंगी, उन कमियों को दूर करते करते खत्म हो जाएगा महीना, ठीक। लेकिन जब सिलेबस तमीज से खत्म किया होगा ना तो 1 महीना भी परफेक्ट वे से इंप्रूव कर लेगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस वो कुल्हाड़ी है जिसको तुम धार दे रहे हो। किस लिए? पेड़ काटने के लिए। अब पेड़ कब कटेगा? जब सिलेबस खत्म होगा तो रिवीजन और सिलेबस खत्म करने का क्या कहानी है? लेक्चर नहीं, लेक्चर फोकस से देखना, उसके साथ अभी डिटेल नोट्स का टाइम नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक। एंड उसके साथ क्या कि हाँ 5 महीने की स्ट्रेटेजी, 5 महीने की स्ट्रेटेजी, डिटेल लेक्चर,
ठीक है सर, डिटेल लेक्चर तो घंटे खींच देख सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग में घुस गए हैं तो उसका क्या, दिमाग में मतलब घुस गए तो नहीं समझा। देखो एक दो यहाँ जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं नीट में, उनकी एक्सेप्शन की बात देखो नहीं कर रहा हूँ, वो तो पर्सनल प्लान होता ही है। हम यहाँ जनरलाइज मोस्टली बातें कर रहे हैं, ठीक है। और मोस्टली हम 500 से नीचे वालों की बात कर रहे हैं, जिनका नीट में भी 500 से नीचे आ रहा है, और जिनका अभी मतलब वन शॉट भी कर रहे हो तो 500 से नीचे ही आ रहा है। बायो को तो वन शॉट से करा ही रहा हूँ मैं, इवन इनऑर्गेनिक के भी कुछ चैप्टर वन शॉट से कराऊंगा, ठीक है। हम बेसिकली बात कर रहे हैं फिजिकल और फिजिक्स की और ऑर्गेनिक की, ये 3 चैप्टर की, और बायो में कुछ चैप्टर्स और इनऑर्गेनिक में भी कुछ चैप्टर्स, ठीक है। इनको डिटेल से करेंगे, बाकी तो ठीक है, वन शॉट से देखो जेन्युइन है अगर तुमने पिछली बार ढंग से पढ़ा था तो, ठीक है। तो ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस की हम बात करें कि फुल सिलेबस और डिटेल लेक्चर। अगर डिटेल लेक्चर तुम नहीं देखोगे, ठीक है, प्रॉपर नोट्स को नहीं समझोगे या शॉर्ट नोट्स में नहीं कन्वर्ट करोगे, प्रॉपर एक सोर्स को फॉलो नहीं करोगे प्रैक्टिस के लिए 150, 200 या 100, ठीक है, और प्रॉपर एक अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं देते जाओगे और उसके साथ रिवीजन नहीं करते जाओगे, तो सब वेस्ट है। फिर तो तुम 1 महीना पहले खत्म करो 2 महीना पहले खत्म करो, 4 महीना पहले खत्म करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले प्रायोरिटी फिजिक्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स, बायो के कुछ चैप्टर्स डिटेल से ही होने चाहिए, चाहे सिलेबस कितना भी खिंच जाए, नीट बिच जाए, फर्क नहीं पड़ता। और इस लेक्चर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एक सोर्स की चलते रहनी चाहिए, उसके साथ टेस्ट चलते रहना चाहिए, उसके साथ रिवीजन चलते रहना चाहिए। ये 3 काम करते हुए अपने सिलेबस को जब तक हो सके खत्म करिए, उसके बाद इंप्रूवमेंट होगा। और टारगेट कितना करना है ये सब करते हुए? 650 हमेशा, हर टेस्ट में 650, चाहे पार्ट टेस्ट हो, चाहे फुल सिलेबस हो, चाहे कितना भी बड़ा टेस्ट हो। और 650 नहीं आया तो फिर पेपर की एनालिसिस इतनी तमीज से करो, इतनी तमीज से करो कि सर अगले संडे को यही पेपर पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप करूंगा और 650 ले आके दिखाऊंगा। अभी हम लोग टेस्ट की बात करने वाले थे ना कि हर वीक टेस्ट कैसे होगा, ऐसे होगा। जो भी टेस्ट आपने दिया, अगर उस टेस्ट में 650 नहीं गया, ठीक है, देखो कुछ लोग हैं जिनका टेस्ट लाइव चल रहा है, मतलब वो रुक नहीं सकते हैं, बट हाँ उनको एक संडे का गैप मिलता है, 1 संडे गैप मिलता है, उस संडे के गैप में खेलेंगे। कि अगर किसी भी टेस्ट में 650 नहीं गया तो उसकी वर्क ऑन एनालिसिस इतनी तमीज से करेंगे ना पूरे हफ्ते कि नेक्स्ट संडे उसी टेस्ट को, सेम पेपर को, या फिर तुम हमसे डिफरेंट पेपर बना सकते हो, बट मेरा मानना है कि सेम पेपर में भी स्टेप बाय स्टेप, सर आंसर तो याद हो गया है लेकिन स्टेप बाय स्टेप पूरा पेपर करूंगा और 2.5 घंटे में करूंगा। अब यहां बात टाइम की भी आ जाएगी ना, क्योंकि वही पेपर आप देख चुके हैं, वही क्वेश्चन आप एनालाइज कर चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं रट के आए हो, अब आप 2.5 घंटे में करके दिखाओ। सर बेस्ट रिवीजन लेक्चर तमन्ना मैम के उठान, देखो ये सब हम कराएंगे, एंडिंग का तुम चिंता मत करो कि रिवीजन किस लेक्चर से होगा, ठीक है। अभी रिवीजन किसी लेक्चर से नहीं होगा, किसी सीरीज से नहीं होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नोट्स, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को सोर्स और शॉर्ट नोट्स, इसको जितना रिपीट कर सकते हो करो रिपीट, यही है रिवीजन का सोर्स। एंडिंग में तो हम इतना वीडियो करा देंगे जितने पहले हैं मेंटरशिप वाले पगला जाएंगे। आखिरी के 2 महीना ना हम 12 घंटा तो हम खुद का रिजर्व रखते हैं कि ये 12 घंटा हम अपना कराएंगे, ठीक, तुम खुद पागल हो जाओगे। खैर इस बार उसमें भी बहुत सारे चेंजेस करे हैं, ठीक है, पिछले से लर्निंग लेके, बट आखिरी का तुम चिंता मत करो, आखिरी में तो मैं तुम्हें पागल कर दूंगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब मैं करवाऊंगा, तुम बस बैठना मेरे साथ गूगल मीट पे, 12-12 घंटा यही सेशन चलता रहेगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो ओवरऑल अभी आप अपने सोर्स को, अपने नोट्स, डीपीपी, जो नोट्स कंटेंट है उसको बार करो। बहुत सारे बच्चे हैं यार, मैसेज बताओ, सिलेक्शन का सिर्फ एक ही चीज़ होती है, अपने सोर्स को रिपीट करो, अपने नोट्स को, अपने डीपीपी पे, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अपने भरोसा रखो। मैं बताया था एक कहानी कि बिलीव करने से जो मंत्र गलत है उससे भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है। मैं कह रहा हूँ जिस भी कोचिंग में है, जहीं भी है ना, जो कंटेंट है वो सफिशियंट है आपको सिलेक्शन कराने के लिए, सफिशियंट है आपको सिलेक्शन कराने के लिए। आप उसको कई बार करो तो आप उस पर बिलीव तो दिखाओ, उसमें जितना है उतना तो जूस निकालो, ठीक है। तो अब टेस्ट हर संडे होगा बेटा, हर संडे होगा, ठीक। आसानी कैसे होगी, हम लोग हर टेस्ट में 650 लाने की दमखम से कोशिश करेंगे, और नहीं आया तो अगला संडे कोई और टेस्ट नहीं, पहले उसी सिलेबस पे फिर से काम करेंगे, और अगला संडे उस पर दबा के फिर से या तो दूसरा सेम सिलेबस का पेपर बनवा लो, अगर तुम थोड़ा और चैलेंज देना चाहते हो खुद को तो, और बहुत चैलेंज नहीं देना चाहते वही पेपर को
फिर से डिटेल में सॉल्व करेंगे, कोई वो चीटिंग नहीं, ठीक, और 2.5 घंटे में करेंगे, ठीक। अब कहोगे सर बायो में तो आंसर ही याद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? बायो में उस क्वेश्चन को 360 डिग्री घुमाएंगे। एक क्वेश्चन था, उसका ऑप्शन था, अब उससे रिलेटेड क्या क्या है सब सीख के आएंगे, ठीक। तब बायो का पेपर रीअटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि उस पेपर को 360 डिग्री घुमा लिया है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री रीअटेम्प्ट कर लेंगे। अगर सेम पेपर रीअटेम्प्ट करना है तो बायो नहीं करेंगे क्योंकि आंसर याद हो गया है, उसको बस 360 डिग्री सर घुमा के एनालाइज कर लेंगे, उसके आगे पीछे नीचे ऊपर जितना है ना सब देख लेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री को रीअटेम्प्ट करेंगे, उसमें पूरा पूरा नंबर लाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि जैसे 360 का होता है ना, तो 300 तो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्या उसी, हाँ करो ना, सीखो। मैं कह रहा हूँ मान लो आज मेरा एलएन का लीडर टेस्ट 2 था, अचीवर वाला, अचीवर का एलएन अचीवर टेस्ट 2 था, मेरा 650 नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरा क्या क्या काम होगा, ठीक है, पहले तो मैं लेक्चर करूँगा, ठीक, उसका प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद अब एलएन टेस्ट 3 भी तो देना है, उसकी भी थोड़ी थोड़ी रिवीजन प्लान करवाऊंगा सर से या खुद करूँगा, ठीक। अब उसके बाद जो मैंने आज पेपर दिया उसकी जितनी गलतियां हैं, उसमें जितनी कमियां हैं, उस पर मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के काम करूंगा, ठीक, काम करूंगा। वो क्वेश्चन को नहीं रटूंगा, जो फॉर्मूला बोला था उस फॉर्मूले को याद करूंगा, जो कॉन्सेप्ट बोला था उस कॉन्सेप्ट को फिर से समझूंगा, उस कॉन्सेप्ट पे फिर से प्रैक्टिस करूंगा, ठीक। कोई चीज़ याद नहीं थी उसको मेमोराइज करूंगा, ये सब करके उस पेपर को फिर से संडे को रीअटेम्प्ट करूंगा डिटेल में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम क्वेश्चन को सामने रखो सोल्यूशन रटो ना, उसके रीजन पे काम करो बेटा। मान लो क्वेश्चन नहीं बना, उसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला याद नहीं था इसलिए नहीं बना, याद करो, क्वेश्चन भूल जाओ और फॉर्मूला याद करो। कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्वेश्चन भूल जाओ, अब कॉन्सेप्ट को याद करो, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट करो, फिर से प्रैक्टिस करो, और फिर पेपर को फिर से देंगे। फिर पूरे हफ्ते वो पेपर को देखेंगे भी नहीं, एनालाइज के समय ही निकाल लेंगे कि मेरा ये फॉर्मूला वीक है, मेरा ये टॉपिक वीक है, मेरा ये कॉन्सेप्ट वीक है, मुझे इस टॉपिक पे प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझे इस चैप्टर पे रिवीजन की जरूरत है। और हम वो सब करके पेपर भूल गए हैं, अब संडे को फिर से वो पेपर निकालेंगे, ठीक है। अब प्लीज कोशिश कीजिए पेपर प्रिंट आउट फॉर्म में दीजिए, नहीं तो ब्लंडर होगा, ठीक। और हर संडे टेस्ट बनेगा। अब सोचेंगे टेस्ट सर अगर ये टेस्ट ना देना हो तो क्या टेस्ट देंगे, तो हम अपना वर्क ऑन वीकनेस का टेस्ट बनाएंगे कि पूरे हफ्ते सर उस टेस्ट की कमियों पे जो काम किए थे ना, ये रहा वर्क ऑन वीकनेस। लेकिन आइडल टेस्ट एक होगा, आइडल टेस्ट इट कैन बी लीडर, इट कैन बी अचीवर, इट कैन बी नीट प्रेप का क्लासरूम टेस्ट, इट कैन बी एनीथिंग, तुम्हारा कोई भी कोचिंग का XYZ टेस्ट। कोई एक अच्छी टेस्ट सीरीज पकड़ो जो लीडर, मतलब जो मेन टेस्ट सीरीज होगी, कोई एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो मेन टेस्ट सीरीज होगी जिसके अकॉर्डिंग सिलेबस जा रहा होगा, जिसमें 650 फ्रेश पेपर में हिट करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो या तो उसी पेपर को रीअटेम्प्ट करेंगे, या तो अपनी वर्क ऑन वीकनेस जो किए हैं उसमें से निकाल के उसका पेपर बनवाएंगे। लेकिन हर संडे पेपर देंगे, हर संडे देंगे, अब से ये प्रॉमिस है। और एसएम से भी डिस्कस करने में आसानी होगी। अगर हमने कोई पेपर रीअटेम्प्ट किया है तो एसएम से ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं डिस्कस करने में, उनके लिए भी आसानी, आपके लिए भी आसानी। हो सकता है कोई पेपर आपको डिस्कस भी ना करना पड़े। देखिए कुछ ऐसा बहुत अच्छा कर रहा है, कुछ ये भी बहुत अच्छा कर रहा है, जो अच्छा नहीं कर रहा है वो बताएंगे। कुल मिलाकर हम लोग रिस्पांसिबल होने चाहिए। कोई भी चीज मेंटर से कसम हम खाए नहीं, हम देंगे तभी तुम लोगे, तुम भी रिस्पांसिबल हो, अपने हक की बात करो। मेंटर से कोई फीचर नहीं है, वैसे सेक्शन के लिए बताओ, कोई फीचर नहीं, ठीक है। और जहां तुम नहीं समझ में दूसरा भाषा यूज होता है, फिर तो हम रौद्र रूप धारण करते हैं। जब तक तुम अच्छे तब तक हम अच्छे, जब तुम टेढ़े तो हम टेढ़े, ध्यान, ठीक है। चलो बाय, आप जा सकते हो, ठीक है।